हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैंने आपसे कहा था कि भारतीय संविधान का हर एक सेक्शन अब प्रत्येक दिन जो है आप लोगों का चलेगा। आज हम लोग लेकर आए हैं भारतीय नागरिकता। बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल्स में आपको वो तमाम डेप्थ जानकारियाँ किसी भी टॉपिक की मिलती है जिससे आप किसी भी एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकोगे। या मैं कहूँगा यहाँ पढ़ाया हुआ क्वेश्चन से बाहर या यहाँ पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट से बाहर आपका एग्जाम में कोई भी उस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। उससे बाहर आप निश्चिंत रहो, नहीं आएंगे। चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करके इसके बारे में बताएं। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है नागरिकता। देखिए, नागरिकता क्या है। कहा जाता है कोई भी देश जो एक लोकतांत्रिक देश होता है वो अपने देश के जनता के लिए, चाहे वो लोकतांत्रिक और राजनीतिक मुद्दों पे, किसी भी देश का अपने देश के नागरिकों के लिए एक सिटीजनशिप नागरिकता दी जाती है। भारतीय नागरिकता की बात की जाए तो भारतीय संविधान बनने के साथ ही इसे भी भारतीय नागरिकता में भारतीय संविधान के भाग 2 में रखा गया और ये पूरी तरीके से अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। और नागरिकता के संबंध में व्यापक डेवलपमेंट के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया, जिसके तहत आज भी कार्य हो रहा है। हम जानते हैं अभी वर्तमान में एनआरसी और सीएए जैसे कार्य जो है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के साथ किया गया है। अब तक लगभग 11 चीज़ें जो हैं वो संशोधित होकर इसमें जोड़ी गई है। चैनल्स को बने रहें और पूरे क्लास को देखें ताकि आपको हर एक चीज़ की बेहतर जानकारी मिल पाए। नागरिकता, भारतीय नागरिकों को जितने अधिकार प्राप्त हैं वो परिपूर्ण तरीके से प्राप्त हैं। कहा जा सकता है कई बार आपके एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस आता है कि कौन से नागरिकता विदेशियों को प्राप्त नहीं है, जो विदेशी यहाँ टूरिस्ट जो हैं घूमने आते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कुछ चीज़ें कि भाई भारतीयों को कौन कौन सा प्राप्त है। अगर ये आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें इजी हो जाएगी। याद रखिएगा अनुच्छेद जो है वो 15, इसके बाद का क्लास जो होगा वो मौलिक अधिकार के तहत होगा और उस पर हम लोग तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि भाई कौन कौन सा हिस्सा अनुच्छेद 15 में क्या आता है, क्योंकि अगर उस पर भी चर्चा करें तो क्लासेस काफ़ी लंबी हो जाएगी। अनुच्छेद 15 भारतीय नागरिक को केवल मिलता है। अनुच्छेद 16 जो है वो भी केवल भारतीय नागरिक को ही मिलता है हमारे यहाँ नागरिकता में। उसके बाद अनुच्छेद 19 जो है वो भी भारतीय नागरिक को केवल मिलता है। अनुच्छेद 22 जो है, उसके बाद अनुच्छेद 29 है और 30 है। याद रखिएगा ये कुछ ऐसे स्पेशल हैं जो कोई विदेशी भी अगर यहाँ आता है तो उनको ये नागरिकता नहीं दी जाती है। 29 है और 30 है, ये कुछ नागरिकता केवल भारतीय नागरिक को ही दिया गया है। अब हम बात करते हैं उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में है और ये क्या क्या है। याद रखिएगा अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक में एक विशेष कॉन्सेप्ट दिया गया है कि भाई भारतीय को किस रूप में देखा जाए और कौन भारतीय हो सकते हैं। हम और आप जानते हैं कि भाई आज़ादी जब हुई तो केवल आज़ादी ही नहीं हुई, एक हिस्सा भारत का बसा जिसका नाम रहा 1947 का बंटवारा में पाकिस्तान। एक हिस्सा पाकिस्तान बना भारत से कटकर। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के भूभाग पे थे लेकिन वो भारत के क्षेत्र में आना चाहते थे। कई लोग ऐसे भी थे जो भारत के भूभाग में थे लेकिन वो पाकिस्तान के भू क्षेत्र में जाना चाहते थे। इसके पीछे बहुत सिंपल सा कारण था मित्रों। अगर हम एक छोटा सा घर भी बनाते हैं और ज़मीन भी खरीदते हैं वर्तमान में भी अपने देश के अंदर, तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारे परिवार का कोई लोग उस क्षेत्र में है कि नहीं, या फिर हमारे पड़ोसी कोई उस क्षेत्र में है कि नहीं। तो फिर स्वाभाविक सी बात है, मान लो कि पंजाब का राजधानी पहले लाहौर था और अब लाहौर पाकिस्तान में चला गया, तो अब कई ऐसे पंजाब के भूभाग के इधर वाले क्षेत्र के होंगे जिनका नानी घर जो हो या फिर दादी घर या पैतृक चीज़ें वहाँ हो। तो यहाँ पे एक रास्ता निकाला गया कि कौन कौन से नागरिक को भारतीय नागरिक का दर्जा दिया जाए।
याद रखिएगा, इसके तहत अनुच्छेद 5 से 8 तक में नागरिकता देने की बात की गई है। अनुच्छेद 5 जो है वो दर्शाता है कि अगर कोई भी भारत में जो 1935 के एक्ट के तहत जो लोग भारत में जन्म ले रहे हों, दैट मीन्स अब उनके माता पिता जन्मे हों या वो खुद जन्मे हों या उनके माता माँ पितामह जन्मे हों या फिर प्रारंभ से मतलब उन्हें आज़ादी से कम 5 वर्ष पहले जो है वो भारत में रहा हो और या भारत का नागरिक हो, तो उनको इस आधार पर भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 6 ये दर्शाता है कि अगर कोई पाकिस्तान से, मैंने भी आपसे कहा कि मान लो कोई पाकिस्तान में है लेकिन उसका नानी घर या दादी घर उस समय भारत के भूभाग पर आ गया, तो भाई अब वो चाहे कि हम अपने परिवार के साथ आ जाए और हम भारत में आकर बसे, तो उन लोगों के लिए एक रास्ता निकाला गया कि जो लोग पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत आना चाहते हैं उन लोगों को एक डेट दिया गया कि अगर वो 19 जुलाई 1948, याद रखिएगा, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाता है तो उनको भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 7 आर्टिकल 7 ये कहता है कि मान लो बंटवारे की बात चल रही है और कोई इंसान उस बंटवारे के समय में अब वो चला गया है पाकिस्तान, तो कह सकते हैं हम उस जगह पर एक लाइन कहा गया कि अगर जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए हैं उनको हम भारतीय नागरिक का अधिकार नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब मान के चलो कि हम कोई वैसे व्यक्ति हों कि जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ हो, वो भारत में रहता हो और प्रॉपर्टी वहाँ हो और उसे बेचने गया हो कि भाई बंटवारा हो रहा है, हमको हमेशा भारत में रहना है, तो उस तरह की चीज़ों के लिए ये कहा गया कि अगर वो लौट आते हैं, डेट मीन्स ये जो डेट है 19 जुलाई 1948, इस डेट तक अगर वो लौट आते हैं तो उनकी नागरिकता बरकरार रहेगी। ठीक है मित्रों, हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक होगा वो है नागरिकता छीनने का अधिकार, नागरिकता जाने का सिस्टम। तो भाई हमने देखा क्या, अनुच्छेद 5 से 8 की हम बात कर रहे हैं। 5 से 8 में नागरिकता हम लोगों को प्राप्त करने का अधिकार है। तो हमने 5 देखा, 6 देखा, 7 देखा और अब हम 8 की बात करते हैं जिससे नागरिकता मिले। कई विदेशी अगर उन विदेशी के भारतीय मूल के हों, हम लोग जानते हैं भारतीय मूल के मतलब प्रवासी हो गए, वो NRI है वो, तो अगर वैसे लोग जो अमेरिका में हों, कनाडा में थे या फिर किसी और भूभाग पे थे, अगर वैसे लोगों के लिए अनुच्छेद 8 जो है ये नागरिकता का अधिकार देता है कि अगर कोई इनके पूर्वज का मतलब क्या हो गया, जिनके माता पिता या माता पिता के पिता या माता मतलब दादा या नाना या नानी, इस तरह के कोई भी लोग अगर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उस समय अगर वो भारत में जन्मे थे तो उन लोगों को सामान्य तौर पर भारत में निवास करना होगा और बाद में उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करेंगे तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के समय तो तमाम लोग जो थे वो भारत ही था ना, तो इस हिस्से को छोड़कर मतलब पाकिस्तान के लोगों के साथ ये लागू नहीं था। ये हो गया हमारा अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8, जिसमें ये कहा गया नागरिकता प्राप्त कैसे करना है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, नागरिकता हम लोगों का किस किस रूप में समाप्त हो सकता है। पहला याद रखिएगा, अनुच्छेद 9 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर ले, तो हम जानते हैं कि हमारे भारत का जो सिस्टम है, हमारे यहाँ की नागरिकता का सिस्टम क्या है कि हमारा नागरिकता जो है वो एकल है, मतलब हम केवल सिंगल नागरिकता को अपने यहाँ रख सकते हैं। तो अगर कोई दूसरे देश में जैसे नागरिकता को लेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता को भारत सरकार के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई किसी और देश में नागरिकता को ले लेता है तो ऑटोमेटिकली भारत सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद 9 स्पष्ट तरीके से बताता है। अनुच्छेद 10 जो है ये कहता है कि यदि संसदीय विधान, कह सकते हैं हम लोग कि कुछ व्यक्ति की बात की जाए तो अगर संसद के जो सिस्टम है, जो रूल्स है, अगर उन चीज़ों का पालन नहीं किया जाता है, संसद द्वारा पारित कानूनों का पालन नहीं किया जाता है, दैट मीन्स देशद्रोह जैसी बातें अगर आती हो,
या फिर देश हित अनहित की बातें अगर आती हो तो उस केस में संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकता है। हालांकि इस पर चैलेंज हुआ था इब्राहिम बजीर नामक एक व्यक्ति और मुंबई हाईकोर्ट के बीच 1954 में, लेकिन कोई खास रिजल्ट इसका नहीं आया। इसके अलावा अनुच्छेद 9 और 10 हमने देखा कि ये दोनों नागरिकता छीनने की बात कर रहा है। अनुच्छेद हमने 5 से 8 तक क्या देखा कि नागरिकता प्राप्त करने की बात थी। अनुच्छेद 9 और 10 में हमने देखा नागरिकता को छीनने की बातें है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 11। इस अनुच्छेद 11 में मित्रों स्पष्ट है कि भाई चूंकि जिस दौर में संविधान को बनाया गया उस जगह उस दौर में और आज के दौर में काफी बदलाव और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो इन तमाम चीजों में बदलाव और परिवर्तन देखने को जो मिल रहा है, उन तमाम बदलाव और परिवर्तन के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 8 को जोड़ा गया कि भाई भविष्य में अगर संसद नागरिकता को लेकर किसी भी तरह का संशोधन करना चाहे तो वो उस संशोधन को कर सकता है और वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ये कार्य को करे। इसमें मुख्य तौर पे हमने भी आपसे कहा था तुरंत कि लगभग 8-9 जिसमें सीएए एनआरसी सारा 1955 के अधिनियम के तहत ही संशोधित हुआ है। लेकिन यहाँ पे मुख्य तौर पे दो याद रखिएगा, एक 1986 में, एक 1986 में और एक 1992 में। 1996 में जो हुआ वो हुआ था पिता के आधार पे, मतलब अगर कोई पिता भारतीय हो किसी का, उस बच्चे का, और वो भारत भूभाग पर है तो उसको नागरिकता उस बच्चे को दी जाएगी। और 1992 में आने वाले समय में माता के आधार पे भी कर दिया गया कि अगर कोई माँ जो है भारतीय है तो उस भले पिता विदेशी हो लेकिन अगर माँ भारतीय है तो उस बच्चे को जो है वो माता के आधार पर नागरिकता भारत की मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं मित्रों, चैनल्स पे लगातार बने रहो, पूरा क्लासेस एंजॉय करो। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक का जिसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 में ये कहा गया कि भविष्य में नागरिकता संबंधित किसी भी नियम को बनाने की जो बातें रखी गई वो तमाम मुद्दा जो है वो 1955 के अंतर्गत ही जोड़ा गया। लेकिन इन तमाम मुद्दा के साथ एक और सिस्टम को दिया गया जिस सिस्टम में ये कहा गया कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है वो 3-4 कॉन्सेप्ट ले लिया गया। ठीक है, इसमें पहला एक कानून दिया गया कि भाई जन्म द्वारा, याद रखिएगा इसमें हमने अनुच्छेद 11 की बात कर रखा था कि इसमें संशोधन जो है वो दिया गया। अनुच्छेद 11 में जो है वो 9 बार जो है वो संशोधित जो है वो किया गया था और अब तक इसमें सीएए और एनआरसी की मुद्दे जो हैं वो खड़े थे। तो भाई ये जो 9 बार अब तक हुआ इसमें अलग अलग चीजें हुई और सारा अनुच्छेद 11 के तहत जो है वो किया गया। इसमें पहला हिस्सा जो है वो जो इसका कॉन्सेप्ट उस समय आरंभ हुआ था वो जन्म द्वारा नागरिकता की बात की गई थी, जिसमें ये कहा गया कि जो बच्चे 26 जनवरी 1950 के बाद, जो बच्चे 26 जनवरी 1950 के बाद जो हैं वो भारत के भूभाग क्षेत्र में जन्म ले रहे हों, जो भारत के भूभाग क्षेत्र में जन्म ले रहे हों, उन तमाम लोगों को भारतीय नागरिक ही समझा जाएगा। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि मान के चलो कोई विदेशी भारत घूमने आया और उस समय वो महिला प्रेग्नेंट थी और बच्चे को जन्म वो भारत में दे दी, तो क्या उस बच्चे को भारतीय नागरिकता दे देंगे क्या? क्योंकि भाई 26 जनवरी 1950 के बाद वो बच्चा भारत में जन्मा है, तो बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा ये अपवाद है कि भाई प्रथम विदेशी कोई भी मुद्दा जो है वो याद रखिएगा, विदेशी राजनीतिक कर्मचारी के बच्चे भारत में जन्मेंगे। जो हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं एमएनसी के जो लोग होते हैं जिनको अम्बेसडर कहते हैं, तो वो क्या भारतीय नागरिक बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, वो भारतीय नागरिक जो है वो नहीं बनेंगे।
वो भारतीय नागरिक नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका जन्म स्थान भले हो जाए लेकिन वो भूभाग भारतीय नागरिकों का नहीं कहलाएगा। इसके बाद दूसरा शत्रु, मिस्टेक से गलती रहा भाई मित्रों, शत्रु याद रखिएगा, शत्रु के अधीन अगर कोई भाग है भारत का और वहाँ कोई बच्चा जन्म ले ले तो वो भी भारतीय नहीं बनेगा। इस पर दो तरह के रोचक बातें भी सामने आती हैं। रोचक बातें एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ घटनाएं, मान के चलिए अगर हम आपसे ये कहें कि कोई बच्चा प्लेन में जन्म ले लिया, कोई बच्चा पानी वाला जहाज में जन्म ले लिया, तो उस स्थिति में जो है क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा। हम ये कह सकते हैं कि एक रोचक चीज़ें यहाँ पे है कि उस प्लेन का नंबर जो है वो किस देश से बिलोंग करता है, या उस जहाज का नंबर जो है वो किस देश से बिलोंग करता है, वो तय करके ये देगा। दूसरा वंश परंपरा के द्वारा, वंश परंपरा डैट मीन्स 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत से बाहर भी अगर कोई बच्चे जन्म लेते हैं, भारत से बाहर भी अगर कोई बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनके माता पिता भारतीय नागरिक हो, तो उन लोगों को बच्चे को नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन उनके पिता को भारत का नागरिक होना होगा। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर उन बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें मिल जाए वंश परंपरा से कि भारत के वो नागरिक नहीं है लेकिन वो भारत सरकार या राज्य सरकार के सेवा के अधीन सेवा कर रहे हैं, तो उनको इस उपबंध का लाभ उठा सकते हैं, मतलब उन्हें रजिस्ट्रेशन करवा के भारतीय नागरिक बनाया जा सकता है। अगला टॉपिक हमारा है तीसरे नंबर पे जो कानून कहता है वो देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण का सीधा सा मतलब है कि भाई हम भारत को अपना लें। कई लोग ऐसे होंगे, चूँकि हम जानते हैं भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के सिस्टम्स, ये कई विदेशियों को आकर्षित करती है। कई विदेशियों को यहाँ का शांति प्रिय होना, यहाँ की कूटनीतिक क्षमताओं पर, यहाँ के कल्चर्स को लेकर कई विदेशी को भारत को विदेशी जो हैं वो आकर्षित करता है, जितने विदेशी हैं। तो अब कुछ विदेशी अगर ये चाहें कि नहीं भाई हम अपने देश को त्यागेंगे और हम भारतीय बनेंगे, तो उनके लिए 1955 के अधिनियम में एक रास्ता दिया गया है, और वो रास्ता ये है कि कोई भी विदेशी जो वयस्क हो चुका है और प्रथम अनुसूची का वर्णित देश, सारे देश का नहीं याद रखिएगा, ठीक है, अनुसूची में पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि वर्णित देश प्रथम कौन सा है, तो वहाँ के अगर वो नागरिक हैं तो वो आवेदन करें और कुछ शर्तों के साथ उनको नागरिकता दी जा सकती है। पहला शर्त, जिसमें वह जिस देश में था पहले वहाँ की नागरिकता को वो त्याग दे। दूसरा, संबंधित देश से निश्चित अवधि तक निवास में कम से कम 1 वर्ष तक वो भारत में रहे। तीसरा, अपने आचरण को दिखाए, मतलब सच्चरित हो। चौथा, आवेदन प्रस्तुत करने से पहले मैंने पहले कहा कि कम से कम 1 वर्ष तक भारत में निवास करे, और भारत के किसी भाषा, हम जानते हैं भारत की भाषा का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में है। हम लोगों को ये पता है कि भारत की भाषा हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में है, तो वो किसी भी भाषा पर, 8वीं अनुसूची का कोई भी भाषा पर ज्ञान हो और साथ ही साथ राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था रखता हो, तो उन लोगों को भारतीय नागरिक बनाया जा सकता है पंजीकरण के द्वारा। लेकिन ये भी प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विश्व शांति के क्षेत्र में या मानव विकास के क्षेत्र में एक विशेष कार्य कर चुका हो, एक विशेषता रखता हो, तो उन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है बिना इन शर्तों के। ठीक है, अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के द्वारा। 5वां कानून के तहत जो आ रहा है वो क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 का अगला जो हमारा है वो पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा के आप नागरिकता ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाने का सिस्टम ये है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत के नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उसको कम से कम भारत में 6 महीना रहना होगा, और वे स्त्री जो भारतीय नागरिक से विवाह कर लिए, कई बार होता है कि भाई कोई फॉरेनर जो है वो भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया, तो उस आधार पर पति के आधार पर उनको नागरिकता दी जा सकती है। या भारतीय नागरिक के अल्पवयस्क बच्चे कोई हैं जो बाहर जन्म लिए थे, वो रजिस्ट्रेशन करवा के आ सकते हैं। और राष्ट्रमंडल देशों के कोई भी लोग, जैसे आयरलैंड वगैरह के भी वयस्क और स्वस्थ बच्चे को नागरिकता दी जा सकती है। इसके बाद अर्जित भूभाग, अगर भारत मान लो किसी भूभाग पर कब्जा कर ले,
ये भूभाग चाइना का हो, ईश्वर करे हो जाए, ये भूभाग पाकिस्तान का हो, तो हम भारतीय झंडा अब लाहौर में फहरने लगे, तो भाई लाहौर तक का एरिया क्या आ जाएगा? भारत ना। तो इसका एक ही मतलब है कि अगर भारत किसी भूभाग को अपने भू क्षेत्र में विलय कर ले तो यहाँ पे ये विलय जैसे ही होगा तो वो भारतीय हिस्सा बन जाएगा, तो वहाँ के नागरिक खुद ब खुद भारतीय हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। हम जानते हैं गोवा का क्षेत्र को लिया गया था पुर्तगाल से, दमन का क्षेत्र और द्वीप का क्षेत्र को लिया गया था, पांडेचेरी को लिया गया था, सिक्किम का कुछ हिस्सा को हमने लिया था। तो इसके वजह से ये तमाम क्षेत्र जो है यहाँ के लोग खुद ब खुद भारतीय नागरिक हो गए। हमने देखा मित्रों 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत 5 तरीके से नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नागरिकता में कुछ और भी लोग जिन्हें नागरिकता चाहिए। याद रखिएगा कुछ विदेशियों को भी नागरिकता देने की सिस्टम्स को बनाने के लिए भारत सरकार ने 2000 में एक कमेटी गठित की थी जिसके अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सिंघवी थे। वो समिति अपने रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि जो भारतीय मूल के हैं, मित्रों आप भारतीय मूल समझते हो ना? अगर नहीं समझते हो तो कमेंट करना। भारतीय मूल का मतलब वो होता है जो जिनके पूर्वज भारत के थे लेकिन अब वो अमेरिका जैसे देश या इंग्लैंड जैसे देशों में जाकर बस गए और वहीं के हो गए, उनको हम भारतीय मूल का कहते हैं। मतलब जैसे हम कह सकते हैं, हम लोग जानते हैं, नाम सुने होंगे सुनीता विलियम्स का, हम लोग नाम सुने होंगे किसका? सुनीता विलियम्स का। वो हम लोग उनके लिए क्या कहते हैं? भारतीय मूल के हैं। पर इस्तेमाल करते हैं ना कि वो क्या है? भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल का सीधा सा मतलब हो गया कि वैसे इंसान जो भारतीय थे लेकिन अब वो विदेश में है। दैट मीन्स PIOS का मतलब हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब उसका मिट्टी जो है वो भारत का है। तो उन लोगों के लिए लक्ष्मीकांत सिंघवी द्वारा जो कमेटी भारत सरकार ने बनाया था, उन्होंने सिफारिश की थी कि दोहरी नागरिकता प्रदान कर दी जाए उन लोगों को। और इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने एक और चीज कहा कि भाई प्रवासी है ना वो हमारे, तो उनके लिए एक सम्मान दिया जाए। और उसके लिए उन्होंने सिफारिश डाली थी कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाए। हम जानते हैं कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से भी हाल में एक क्वेश्चन मैंने देखा था, एग्जाम में पूछा था कि भाई भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? याद रखिएगा, एक्चुअली हमको मालूम है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 भारत आए थे और उसी भारत आने का जो डेट था 9 जनवरी 1915, इस कारण से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषणा किया गया। और इस पे अनुशंसा में ये भी कहा गया कि जो भी विदेशी मूल के लोग, क्योंकि विदेशी मूल के लोग 3 श्रेणी के होते हैं। विदेशी भार में जो भारतीय मूल के जो लोग हैं विदेश में, वो 3 श्रेणी के। पहला है NRI, अप्रवासी भारतीय। NRI का सीधा सा मतलब है जो लोग 182 दिन से अधिक बाहर रह रहा हो या पिछले 4 वर्षों में 365 दिन से कम भारत में रहा हो या 6 महीने से ज़्यादा देश से बाहर रहा हो, उन लोगों के लिए NRI कह दिया जाता है। या फिर वो किसी विदेश में नौकरी या व्यवसाय करने लगे। दूसरा श्रेणी जो होता है वो श्रेणी होता है भारतीय मूल के व्यक्ति, दैट मीन्स PIOS। वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे के नागरिक बन गए। पूर्वज थे भारत के लेकिन अब वो लोग क्या है? किसी दूसरे के नागरिक बन गए हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई अमेरिका में जाकर बस गया लेकिन दादा परदादा कहाँ का था? इंडिया का था, तो वो भारतीय मूल हुए। NRI का मतलब अलग होता है, याद रखिएगा। आप प्रवासी भारतीय मतलब जो जाकर वहां पे सेट हो गए हैं लेकिन जिनके पूर्वज जो हैं वो भारत के रहे, वो भी NRI है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है कि 4 वर्षों में 365 दिन से कम अगर वो भारत में रहा हो या किसी विदेश में जाकर वहीं पे नौकरी या व्यापार आरंभ कर दिया हो, भारत आया ही नहीं हो, तो उस तरह के लोग जो होते हैं वो अप्रवासी मतलब NRI होते हैं। भारतीय मूल के कौन है? वे लोग जो खुद
या उनके पूर्वज जो हैं वो भारतीय थे, लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लिए। ठीक है, इसके बाद इनमें शामिल नहीं होंगे, याद रखिएगा, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक कभी रहे हों, ये लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। और तीसरा हमारा है भारत का सीमा परिय क्षेत्र, मतलब जो बॉर्डर एरिया होता है, भारत का जो बॉर्डर एरिया होता है उन एरिया के लोग इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें भारतीय विदेशी के तौर पर जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शंस की ओर, जिसका नाम है नागरिकता की समाप्ति। हमने देखा कि नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी, भारतीयों को मिलेगी, बाहर से आने वाले को मिलेगी, प्रवासियों को मिलेगी, लेकिन अब नागरिकता समाप्त कैसे होगी। याद रखिएगा मित्रों कि भाई जिस प्रकार से व्यक्ति को किसी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, उसी तरीके से कुछ स्थितियों में नागरिकता खो भी सकता है। जैसे एक स्थिति है वो परित्याग कर दे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोई दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो भारतीय नागरिकता को छोड़ना पड़ता है उसको, या खुद वो त्याग की घोषणा कर दे। दूसरा क्या है, समाप्तिकरण, मतलब जैसे वो गया और खुद त्याग दे तो अच्छी बात है, वो खुद त्याग कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे वो गया तो भाई अगर वो नहीं किया तो खुद ब खुद उसकी नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। तीसरा, वंचित करने पर कई कंडीशंस है, हमने कहा था ना अनुच्छेद 9 और 10 में ये कहा था हमने कि भाई यहाँ पे संसद के द्वारा विधियों पे कानून के तहत नागरिकता छीनी जा सकती है किसी व्यक्ति का। तो भारत सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को निम्न कारणों से नागरिकता को छीनी जा सकती है। पहला, अगर वो बंदा गलत या धोखे से नागरिकता को प्राप्त किया है। दूसरा, संविधान के प्रति निष्ठाहीनता प्रदर्शित करता हो। तीसरा, युद्ध के समय शत्रुओं का सहायता करा हो। या चौथा, भारत से बाहर 7 वर्षों तक लगातार वो रह गया हो। और अगला, भारतीय महिला द्वारा विदेशी नागरिक से विवाह कर पाने पर। यह क्वेश्चन आपका उठेगा कि सर विदेशी महिला द्वारा विवाह हो गया तो क्या हो जाए। बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पास अभी मुद्दा करेंट है, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के पति से शादी किया, वहाँ के पुरुष से शादी किया, लेकिन वो भारतीय नागरिक हैं, चूंकि वो पाकिस्तान की नागरिकता को नहीं ली। जबकि हम प्रियंका चोपड़ा को देखिए, वो जाके शादी की विदेश में और वहाँ की नागरिक बन गई। माधुरी दीक्षित को देखिए, वो विदेश की में शादी की और विदेश की नागरिकता ले ली। तो वो तमाम लोग जो हैं वो नागरिकता को नहीं रख सकते। जो भारतीय महिला विदेशी नागरिक से विवाह कर ले और वहाँ की नागरिकता ले ले, चूंकि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता होती है। अब हम बात करेंगे 2 मुद्दा, जिसमें एक मुद्दा हमारा है एनआरसी, दैट मीन्स नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एक्चुअली ये मुद्दा जो है पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2014 में लाया। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2014 में लाया और असम सरकार ने इसे सबसे पहले लागू करा। हम ये कह सकते हैं एनआरसी लागू करने वाला एकमात्र राज्य जो है वो असम है। उसके पीछे का कारण था 1 जनवरी 1966 को, याद रखिएगा 1 जनवरी 1966 को असम समझौता हुआ, जिसमें बांग्लादेश से असम आने वाले सभी भारतीय मूल के लोगों को भारतीय नागरिक माना गया। और इसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन भी किया गया। लेकिन अब कई लोग ऐसे थे जो यहाँ शरणार्थी बनकर आए थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, वो रहते रहते भारत का हो गया। तो इन असम के द्वारा एक प्रयास रहा यह कि हम एनआरसी लागू करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमारे यहाँ कौन कौन भारत वाले हैं और कौन कौन शरणार्थी। इसलिए उन्होंने एक रजिस्टर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का स्टार्टअप किया और एनआरसी लागू करने वाला पहला राज्य बोले चाहे एकमात्र राज्य बोले वो असम है। अगला हम लोगों का मुद्दा है CAA, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ये 2015 में लागू हुआ, 6 जनवरी 2015 को। याद रखिएगा उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। इन्होंने एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस को पास किया और इसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम में कुछ संशोधन की बातों को किया। वो संशोधन मैं समझा रहा हूँ और फाइनली गृह मंत्रालय ने इसके लिए 9 जनवरी 2015 को अधिसूचना जारी की। तो क्या था वो
पहला था, वर्तमान में कोई भी भारत का नागरिक जो भारत में 1 वर्ष से तक लगातार ठहरना आवश्यक रहेगा, वो भारत में कम से कम 1 साल रहे और 12 महीने की अवधि उसके लिए होनी चाहिए। अधिकतम बहुत ज़्यादा हम छूट देंगे तो हम 30 दिनों का छूट दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा था, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों के लिए ओवरसीज सिटीजन इंडिया के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाने की बात की गई। तीसरा था, ऐसे नागरिक के बच्चे या पोता पोती या फिर परपोता पोती जो ओवरसीज सिटीजन्स इंडिया के माध्यम से आते हों, उन पर अधिकार पंजीकरण का अधिकार करना हो। अगला था, धारा 71 के तहत ये कहा गया कि OCI मतलब वही ओवरसीज सिटीजन इंडिया के पति पत्नी, जिसका पति या पत्नी कोई भी हो, जिसका विवाह पंजीकृत हो मतलब रजिस्टर्ड हो तथा धारा के तहत प्रस्तुत किया जाए तो वो प्रवासी भारतीय नागरिक के तौर पर उन्हें माना जाएगा। तो ये कई मुद्दे रहे। कुल मिलाकर ये तमाम चीज़ें जो है वो 1955 के अधिनियम के तहत दिया है। याद रखिएगा, ये लागू यहाँ पे 3 चीज़ें, अमेंडमेंट की घोषणा राष्ट्रपति ने 6 जनवरी को किया, गृह मंत्रालय ने 9 जनवरी को रखा और ये लागू जो हुआ वो हुआ है 2/12/2015। तीनों क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन हॉल में डेट वाले पूछे जा सकते हैं कि भाई घोषणा राष्ट्रपति ने कब किया, तो 6 जनवरी, गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना कब दी, तो 9 जनवरी, और ये लागू कब हुआ ये योजना, तो 2 दिसंबर 2015 को। मित्रों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट में करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।